हाँ, ठीक है ना। तो देखो, एक्चुअली सरफेस टेंशन एक बहुत मतलब थोड़ा सा टिपिकल सा टॉपिक है, लेकिन कई बार जी एडवांस में ना इसमें बड़े 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 क्वेश्चंस आए हुए हैं, कई बार पैसेज आए हुए हैं, है ना, आपने देखा भी होगा पीवाई क्यूज में काफी पूछा जाता है। और कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा नहीं है ना, कॉन्सेप्ट 3-4 लाइन का ही है, लेकिन वो 3-4 लाइन में थोड़ी सी एक्सपर्टीज आनी चाहिए कि किस तरह से उस 3-4 लाइन को हम बेसिकली यूज करेंगे, है ना। तो वन बाई वन अगर हम देखें तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है ना, कि सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि व्हाट इज सरफेस टेंशन, है ना। तो जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस, है ना, ड्यू टू विच, है ना, इट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, tries to minimize its surface area, है ना, and behave as a stressed rubber, and behave as stressed rubber, है ना। ये आपकी सरफेस टेंशन की बेसिक आपकी डेफिनेशन हो गई, है ना, कैसे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू विच इट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया एंड बिहेव एज ए स्ट्रेस्ड रबर और मेम्ब्रेन, है ना, कि यहाँ पे स्ट्रेस्ड रबर या हम लिख सकते हैं बेसिकली आपका मेम्ब्रेन। मतलब जो आपका लिक्विड का फ्री सरफेस वो होता है ना, उसमें एक स्ट्रेचिंग टाइप का फोर्स रहता है ना, और वो जो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो स्ट्रेचिंग फोर्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका सरफेस टेंशन, है ना। तो वो इसकी क्या है बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी है, राइट। तो सिंपल से हम ये बोल रहे हैं कि जैसे किसी टैंक में अगर आपने लिक्विड को फिल कर दिया, कि सपोज करो आप यहाँ पे कोई इस तरह से टैंक ले लो और इसमें आपने कोई लिक्विड फिल कर दिया लाइक दैट, है ना, कि ये टैंक है। तो बल्क की प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती है, वो तो फ्लूइड स्टैटिक्स और डायनामिक्स में हम करेंगे कि भाई लिक्विड के सरफेस के इनसाइड क्या होगा। अभी हम जो कंसेंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे कर रहे हैं, कि ये जो पोर्शन है ये पहले मैं फ्लैट बना लेता हूँ, बाद में इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे हम। तो पहले लिक्विड में आपने इस तरह से फिल कर दिया लिक्विड, तो इसके सिर्फ सरफेस की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, इसको इनसाइड से कोई मतलब नहीं, है ना। तो अगर इसी को हम थोड़ा सा इनलार्ज करके देखें तो टॉप व्यू जो इसका होगा वो बेसिकली आपका इस तरह से हो जाएगा। अगर सिलेंड्रिकल टैंक है तो ये आपका इसका सरफेस हो गया, है ना, कि लिक्विड के सरफेस में एक फोर्स लगता है स्ट्रेचिंग, और जिस प्रॉपर्टी के वजह से लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन हम मेजर कैसे करें, है ना। तो सिंपल से हम यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे देते हैं कि सरफेस टेंशन इज मेजर्ड, है ना, एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ acting on either side of an imaginary line, है ना, कि either side of an imaginary line drawn on liquid surface, drawn on liquid surface, है ना, कि surface tension is measured as a force per unit length acting on either side of an imaginary line drawn on the liquid surface, है ना, कि लिक्विड सरफेस पे अगर मैं इस तरह से कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं, है ना, सपोज आपने इस लिक्विड सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली जिसकी की लेंथ सपोज आपकी एल है, इस लाइन की जो लेंथ है वो एल है, तो इसके दोनों तरफ फोर्स लगेगा स्ट्रेचिंग, इसलिए तो ये इक्विलिब्रियम में है कि हर सेक्शन में कोई भी लेंथ लेंगे तो दोनों तरफ आपका कोई फोर्स लगेगा, है ना। तो यही फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो सरफेस टेंशन होता है, कि भाई एल लेंथ में जितना फोर्स किसी भी एक साइड पे लग रहा है, क्योंकि दोनों साइड की वजह से वो सरफेस क्या है बेसिकली आपका इक्विलिब्रियम में, तो एक साइड पे जो भी फोर्स लग रहा है उसको लेंथ से डिवाइड करेंगे तो जो टर्म आएगा वी कॉल इट एज ए सरफेस टेंशन, है ना। तो जब भी हम सरफेस टेंशन इस तरह से लिखेंगे तो सरफेस टेंशन को अगर हम टी से शो कर रहे हैं तो टी इक्वल टू एफ बाई एल हो जाएगा, है ना, कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो यहाँ पे लग रहा है किसी भी एक साइड पे, वही फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है बेसिकली आपका सरफेस टेंशन होता है, राइट। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि सबसे कंसेप्चुअल लाइन है इसकी, यही थोड़ा सा आपको समझना है कि भाई फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगा। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, कि सरफेस टेंशन से कोई भी अगर आप सिस्टम चूज कर रहे हो तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा,
तो यहीं से आ जाएगा कि भाई टी इक्वल टू एफ बाई एल होता है। तो जब हम एफ लिखेंगे तो एफ की वैल्यू टी एल हो जाएगी, है ना, कि एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी टी एल हो जाएगी। कि अगर टी सरफेस टेंशन की दिया हुआ है सरफेस का, आपका लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है वो, और एल लेंथ पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो टी को एल से आप मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसकी डायरेक्शन होती है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिंपल से हम बोलेंगे डायरेक्शन इज, है ना, टेंजेंशियल टू सरफेस, इज टेंजेंशियल टू सरफेस, कि जो भी आपका लिक्विड का फ्री सरफेस होगा, डायरेक्शन जो फोर्स की होगी वो टेंजेंशियल होगी, है ना, एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम, एंड अवे फ्रॉम सिस्टम। कि भाई जो भी आप सिस्टम चूज कर रहे हो, अगर आपने सिस्टम को सॉलिड लिया है तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स जो होगा वो सॉलिड से अवे होगा, अगर आपने लिक्विड लिया तो लिक्विड से अवे होगा, है ना। भाई टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर का फोर्स ही तो होता है, और कोई भी अगर पुलिंग नेचर का फोर्स है तो हमेशा सिस्टम से बाहर की तरफ होता है। वह कैसे एक्ट करता है, बेसिकली आपका अवे एक्ट करता है। तो पहला कंसेप्ट ये है कि आपको सारे जगह पे यही कंसेप्ट लगाना है कि एफ की वैल्यू टीएल के इक्वल होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो लिक्विड के सरफेस के अलोंग होगी, एंड जो भी हम सिस्टम चूज करेंगे उस सिस्टम से कैसे होगी, बेसिकली आपकी अवे होगी, है ना। है ना, जैसे कि यहीं पे अगर मैं क्या करूं, ये आपका फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड था, है ना। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं ना, एक थिन वायर प्लेस कर देते हैं, है ना, कि सरफेस के ऊपर आपने क्या प्लेस कर दिया, कोई थिन वायर। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब भी लिक्विड के फ्री सरफेस में कोई लाइट वायर हम प्लेस करते हैं जेंटली, है ना, तो वो सरफेस पे फ्लोट करता है, सरफेस पे ही रहता है, वो नीचे सबमर्ज नहीं होता है। कि बहुत थिन वायर अगर हम हाथ में ले लें और सरफेस के ऊपर जेंटली प्लेस कर दें, है ना, तो थिन वायर जो होगा वो सबमर्ज नहीं होता है, बल्कि वो सरफेस पे ही रहता है ना। लेकिन जैसे उसको थोड़ा सा हम पुश करते हैं अंदर जाता है तो सिंक कर जाता है। तो जो सरफेस पे वो सिंक नहीं कर रहा है, तो उसके वेट को सरफेस टेंशन वाला फोर्स ही बैलेंस करता है ना। कि उसके वेट को क्या चीज बैलेंस करती है, जो फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है ना। जैसे आप उसको पुश करोगे तो सरफेस से अंदर गया तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स खत्म हो गया, अब वेट और बॉयंसी फोर्स लग गई, और चूंकि वो वायर है किसी मेटल का, तो बॉयंसी फोर्स की वैल्यू कम होगी वेट से, इसलिए वो सिंक कर जाता है। तो जब तक वो सरफेस से रहता है तब तक वो फ्लोट करता है। तो उसके ऊपर जेई में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। उस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट आपका यही था कि आपका इसी में अगर मैंने कोई वायर प्लेस कर दूं ऐसे, है ना, कि जस्ट मैं वायर का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ कि कोई एल लेंथ का वायर आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया सरफेस के ऊपर, है ना, दिस इज द वायर ऑफ लेंथ एल। ये आपने यहाँ पे वायर एक प्लेस कर दिया, वायर ऑफ लेंथ एल, है ना। तो आपको पता है इसका वेट नीचे लगेगा, तो जब वेट निकले नीचे लगेगा तो इसमें थोड़ा सा डिप्रेशन होगा। कि वायर ऑफ लेंथ अगर हम प्लेस कर दें तो वेट की वजह से स्लाइटली सरफेस में क्या होगा, डिप्रेशन होगा। तो डिप्रेशन के बाद इसका स्ट्रक्चर मैं अगर दोबारा प्लॉट करूं तो आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना, कि डिप्रेशन होगा इस तरह से, और डिप्रेशन के बाद सरफेस का जो नेचर होगा वो बहुत स्लाइट डिप्रेशन होता है इसमें, और वो आपका इस तरह से हो जाएगा। तो सिंपल सा वायर तो आपका यहाँ पे आ गया, किसी एल लेंथ का वायर, उसका क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, और ये आपका लिक्विड के इनसाइड पॉइंट आ गया, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि अगर ये सरफेस पे ऐसी रेस्ट पे है तो इसको वेट को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि वेट डाउनवर्ड लगेगा, और सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस के लॉन्ग फोर्स लगेगा। तो चूंकि सरफेस तो दोनों तरफ है इस वायर के, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, टी सरफेस टेंशन है, एल लेंथ ऑफ द वायर है, तो इस तरफ एक टी एल लग जाएगा। अगर आपका सिस्टम ये वायर है तो वायर से अवे लगेगा, है ना। ऐसे यहाँ पे भी एक फोर्स लग जाएगा, ये भी फोर्स कितना हो जाएगा, इसलिए आपका टीएल, है ना। तो दोनों फोर्स आपके लग गए। तो आपको पता है टीएल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर लेगा, है ना। तो जो टीएल का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे हम लेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल से मैंने थीटा एंगल लिया है तो ये आपका 2 TL साइन थीटा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये इस तरह इसलिए फ्लोट कर रहा है सरफेस पे क्योंकि 2 TL साइन थीटा जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है ना। कि जो 2 TL साइन थीटा है ये वेट को क्या कर रहा है, बेसिकली आपका बैलेंस कर रहा है, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। तो एक एल लेंथ ऑफ द वायर होगा ना। एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ पे जो वायर आपने लिया था वो एल लेंथ का था। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो वायर का ही बना रहे हैं, है ना। तो एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, तो दोनों तरफ टीएल टीएल लग गया। और हॉरिजॉन्टल से अगर मैं ये थीटा एंगल ले लूं,
ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसके कैंसिल हो गए और वर्टिकल कंपोनेंट आपका 2TL sin थीटा हो गया, है ना। तो ये इसलिए नीचे सबमर्ज नहीं होता है क्योंकि 2TL sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो वेट को बैलेंस कर देती है ना, कि जो 2TL sin थीटा होगा वो वेट के इक्वल हो जाता है। तो वही मैंने यूज किया कि एफ की वैल्यू के आगे बेसिकली आपके टीएल के इक्वल होगा। तो सबसे पहले चीज न्यूमेरिकल्स में आपको यही यूज करना है ना। तो उसको लिख लो पहले। हाँ, तो ये आपने कर लिया। इसके बाद जैसे सरफेस टेंशन आपने प्रॉपर्टी डिस्कस की, वैसे ही सरफेस की एक एडिशनल सरफेस में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी होती है। जैसे टचिंग फोर्स हो रहा है तो सरफेस में एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी होती है, उसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो जो नेक्स्ट चीज हम इसमें डिफाइन करते हैं वे डिफाइन सरफेस एनर्जी, है ना, कि सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी ही इसके कंसेप्चुअल दो पॉइंट्स होते हैं। तो सेकंड चीज आप यहाँ पे जो डिफाइन करोगे वे डिफाइन द सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, है ना। तो जो सरफेस एनर्जी है सिंपल चीज है कि भाई लिक्विड की नेचुरल जो टेंडेंसी है ना वो सरफेस एरिया को डिक्रीज करना है। अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे या सरफेस एरिया को फॉर्म करोगे तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल वर्क स्टोर होता है एज ए सरफेस एनर्जी। तो सिंपल सा हम सरफेस एनर्जी को एज डिफाइन करेंगे कि एक्सटर्नल वर्क, है ना, हैज टू बी डन, हैज टू बी डन, है ना, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, है ना, एंड दैट वर्क स्टोर एज एनर्जी, स्टोर एज एनर्जी, है ना, कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी, कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी, है ना, कि एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड दैट वर्क स्टोर एज एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सरफेस एनर्जी बोलते हैं, है ना, कि कोई भी सरफेस अगर फॉर्म होगा तो सरफेस में कुछ एनर्जी होती है, और जब सरफेस एरिया हम इंक्रीज करेंगे तो सरफेस एनर्जी में भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से एक आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो हम यहाँ पे दोनों को रिलेट करते हैं, है ना, कि रिलेशन बिटवीन, है ना, सरफेस, है ना, टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, एंड सरफेस एनर्जी, इन दोनों में बेसिक आपका रिलेशन क्या होगा, कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में आपका बेसिक रिलेशन क्या है। तो रिलेशन बिटवीन आपका हो गया सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, है ना। तो जो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में जो रिलेशन होता है उसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक सिंपल सा हम वायर का कोई फ्रेम ले लें, है ना। उसके लिए थोड़ा सा हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं कि यहाँ पे आप कोई वायर का फ्रेम ले लो, इस तरह से वायर का कोई फ्रेम है, और इसमें आपने एक, इसके ऊपर एक दूसरा वायर स्लाइड भी कर रहा है, एक दूसरा वायर प्लेस करते हैं जो कि इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है ना। तो एक आपका वायर का फ्रेम था, इसके ऊपर आपने एक वायर रख दिया, ये जो वायर है वो स्लाइडिंग वायर है ना, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, सारे सरफेस स्मूथ है ना। और ये सारी चीज जो मैंने वर्टिकल प्लेन में लिखा हुआ है इन वैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना, किस पूरे सिस्टम को हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं और स्लाइडिंग वायर है। और हम क्या करते हैं ना, इसमें एक सोप फिल्म फॉर्म कर लेते हैं, कि इसको सोप सॉल्यूशन में डिप करके यहाँ पे एक सोप फिल्म बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे आपने क्या बना लिया, बेसिकली आपका एक सोप फिल्म, कि सोप सॉल्यूशन में डिप करके एक यहाँ पे थिन सोप फिल्म बन गई, है ना, कि इसमें जो फिल्म बन गई आपकी, आपकी सोप फिल्म बन गई, है ना। तो क्या होगा, जब सोप फिल्म फॉर्म होगी तो राइटवर्ड में तो कोई फिल्म नहीं है, लेफ्टवर्ड में फिल्म है, तो जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स होगा वो लेफ्टवर्ड लग जाएगा। तो यहाँ पे एक सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग जाएगा लेफ्टवर्ड। अगर ये लेंथ एल है वायर की इसके बीच में, तो सरफेस टेंशन की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा, है ना। और वो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा,
दैट फोर्स विल बी इक्वल टू, किस फोर्स के इक्वल हो जाएगा वो, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैसे तो टीएल होता है ना, कि फोर्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं बेसिकली आपका टी इंटू एल हो जाएगा। भाई अगर ये लेंथ में एल ले लूं तो टीएल फोर्स यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन ये 2TL होगा, ये आपको ध्यान देना है। हाँ कि भाई टीएल वैसे होता है लेकिन ये 2TL होगा। 2TL इसलिए होगा क्योंकि जो थिन सोप की फिल्म होती है इसमें दो सर्फेसेस होते हैं, है ना। कि कोई भी अगर थिन सोप की फिल्म है, ये इसमें मेन चीज है कि भाई जो भी चीज आप यूज कर रहे हो वो आप सिंगल सरफेस यूज कर रहे हो या डबल सरफेस यूज कर रहे हो, है ना। उसके अकॉर्डिंग ट्वाइस का हमेशा एक चक्कर आ जाता है इसमें। जैसे मैंने बोला कि भाई ये फिल्म फॉर्म हो गई, है ना, थिन फिल्म है। जो लिक्विड टैंक था उसके तो नीचे पूरा लिक्विड था, तो उसका सिंगल सरफेस खाली था। लेकिन सोप फिल्म हो गई तो एक थिन सोप की फिल्म फॉर्म हो गई, दिस इज अपर सरफेस, दिस इज लोअर सरफेस। तो अगर ये अपर सरफेस और लोअर सरफेस है तो एक एल लेंथ के वायर में टीएल एक ऊपर भी लगेगा और एल लेंथ के वायर में टीएल नीचे भी लगेगा, बिकॉज इट हैज गॉट द टू सर्फेसेस। दो सर्फेसेस जब भी होंगे तो एक डबल का कंसेप्ट इसमें आता है, तो 2TL फोर्स लग जाएगा। और इस 2TL फोर्स की वजह से ये जो पूरी चीज है इसकी टेंडेंसी होगी लेफ्टवर्ड जाने की, है ना। लेकिन हम तो इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे। और अगर बहुत स्लोली मतलब क्वासी स्टैटिकली मीन्स बहुत स्लो चेंज अप करेंगे हम इसमें, कि बहुत स्लोली अगर हम इसको राइटवर्ड ले जा रहे हैं तो आपको पता है एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जो होगी विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये आपका 2TL के इक्वल हो जाएगा, है ना। कि भाई इंक्रीज करने के लिए तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब फोर्स लगाएंगे और पॉइंट ऑफ निगेशन मूव कर रहा है तो कुछ वर्क भी करना पड़ेगा। और वही वर्क कैसे स्टोर होगा, एज ए सरफेस एनर्जी। तो आपने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, इस पूरे चीज को आपने कोई डिस्प्लेस कर दिया किसी डेल्टा एक्स से, है ना। किसको डिस्प्लेस करके हम यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दिया आपने डेल्टा एक्स से, है ना। तो इसमें जो भी आपने वर्क किया वही इसमें एज ए सरफेस एनर्जी स्टोर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन सरफेस एनर्जी, क्योंकि पहले भी तो सरफेस एनर्जी इसकी थी। अगर सरफेस है तो उसकी सरफेस एनर्जी होती है, लेकिन आपने क्या किया, इसके एरिया को इंक्रीज किया, मतलब सरफेस एनर्जी में इंक्रीज कर दिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। भाई इस केस में इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा, है ना। तो जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होगा वी कैन सिंपली राइट इट एज डेल्टा ई, है ना। और ये आपका हो जाएगा जो आपका एक्सटर्नल फोर्स आपने 2TL अप्लाई किया है इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका डेल्टा एक्स हो गया, है ना। कि भाई 2TL तो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है ना, और वो वर्क ही तो होता है सरफेस एनर्जी में इंक्रीज। तो 2TL इंटू डेल्टा एक्स हो गया, इसको स्प्लिट कर दो आप, तो हम T इंटू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2L इंटू डेल्टा एक्स, है ना। और ये जो L इंटू डेल्टा एक्स होगा ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो जाएगा ऊपर नीचे मिला के, तो इसी को हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना। तो सिंपल से हम लिख सकते हैं कि जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होगी, है ना, वो आपका T इंटू डेल्टा ही हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी को हम इस तरह से क्या करते हैं, बेसिकली आपका रिलेट करते हैं, है ना। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी T इंटू डेल्टा ए, है ना। ये तो इंक्रीज है। अगर सिंपल सरफेस एनर्जी लिखना है मुझे, कि सिंपल जो सरफेस एनर्जी मुझे लिखना है कि भाई जीरो कोई भी सरफेस था ही नहीं और सरफेस फॉर्म किया हमने, तो इसमें अगर मैं सरफेस एनर्जी लिखूं तो सरफेस एनर्जी ई की वैल्यू सिंपल टी ए हो जाएगी, है ना। तो मेन चीज टी एंड टीएल का ही होता है इसमें, है ना। दो ही फॉर्मूला होते ही हैं। एक तो टीए होता है, दूसरा क्या होता है, आपका टीएल होता है। तो जब वही फोर्स एंड एनर्जी मेथड, पूरे मैकेनिक्स में दो ही मेथड होते हैं, एक तो फोर्स अप्रोच होती है, दूसरी एनर्जी होती है। तो भी ये वही है कि जब आप फोर्स निकालना चाहोगे तो टी को एल से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिस भी एल पे निकालना है आपको। और जब आपको किसी सरफेस की सरफेस एनर्जी निकालनी है तो टी को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो ए जो इसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका सरफेस एरिया, जिस भी सरफेस एरिया की हम सरफेस एनर्जी निकाल रहे हैं ये आपका सरफेस एरिया हो गया, है ना। तो कई बार सिंपल सा अप्रोच आता है कि कोई अगर इस तरह से ड्रॉपलेट्स है ना, तो अगर ये कोई बड़ा ड्रॉप है इस तरह से, है ना, वैसे बड़ा एलिमेंट्री चीज होती है, इसको मुझे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना है ना, स्मॉल ड्रॉपलेट में स्प्रे करना है इसे मुझे, किसी स्प्रेयर से मैंने ड्रॉप को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना, कि एक आपका लार्ज ड्रॉप है, इससे आपके एंड ड्रॉपलेट्स बन गए, है ना। तो व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड,
है ना, कि इस पूरे प्रोसेस में इस ड्रॉप को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने में की एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, है ना, कि भाई कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा तभी तो कन्वर्ट होगा वो, है ना, कि भाई इस पूरे प्रोसेस में व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, कि पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो आपको पता है हम लिख देंगे कि फाइनल कुछ ड्रॉपलेट्स की सरफेस एनर्जी होगी और कुछ इनिशियल होगी, है ना, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो जब आपका ड्रॉपलेट्स से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसका उल्टा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, कि अगर ड्रॉपलेट्स बहुत सारे कंबाइंड होकर ड्रॉप बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, जैसे आपकी रिलीज हो जाएगी। तो हम निकाल सकते हैं जब मुझे फाइनल सरफेस एनर्जी निकालनी है, तो सपोज एन ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर आपने ले लिया, है ना, कि रेडियस स्मॉल आर ले लिया तो ये आपका हो जाएगा टी सरफेस टेंशन है 4 पाई r स्क्वायर, एक्स ड्रॉपलेट्स का हो गया, इनको एन से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, माइनस इनिशियल, इनिशियल आपका हो गया टी इंटू जो ड्रॉप की सरफेस एरिया था 4 पाई R स्क्वायर। तो फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे तो जो इसको ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करने में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आपकी आ जाएगी। अगर वॉल्यूम कंजर्व है तो वी कैन रिलेट द कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, है, इस पूरे प्रोसेस में अगर वॉल्यूम का कोई लॉस नहीं हो रहा है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर को हम रिलेट कर सकते हैं ना, वी कैन सिंपली राइट 4/3 πr³ इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 4/3 इंटू πr इन स्मॉल, है ना। तो वही चीज है कि एनर्जी जैसे मैंने बोला कि उसमें तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट था, है ना, कि भाई वेट को सरफेस टेंशन वाला फोर्स बैलेंस कर रहा था। जब भी कोई एनर्जी के डिफरेंस की चीजें होंगी, है ना, तो उसके लिए हम सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, राइट। तो इसको आप लिख लो। तो दो ही चीज होती है, एक तो या तो आपको टीएल अप्लाई करना होता है कंसेप्चुअली या आपको टीए अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो डबल सरफेस का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी डबल सरफेस लोगे तो टीएल भी डबल होगा, टीए भी डबल होगा, है ना, कि दोनों में जो है हम एरिया जो है वो दोनों सरफेस का लेंगे का सरफेस। डबल सरफेस। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो प्लीज। अभी दिखा रहा हूँ बेटा, वेट फॉर मोमेंट। सर यहाँ आपने सोप का एक लेयर ली तो उसकी 2 लेयर्स की, इसलिए ना जो फोर्स लगा वो 2TL लगा। जब से हम सिर्फ लिक्विड की लेयर लेते हैं तब तो सिर्फ टीएल लग जाएगा। सर ओके सर। मतलब लिक्विड इन द सेंस कि कोई भी अगर थिन लेयर होगी, चाहे वो लिक्विड की है चाहे सोप की है, तो उसमें दो सरफेस होंगे। सर एक बार वो डबल सरफेस का वापस एक्सप्लेन कर दो ना। मैं बता एक्सप्लेन कर रहा हूँ डबल सरफेस का, वेट फॉर मोमेंट। कोई भी लेयर होगी, चाहे वो सोप का फिल्म है चाहे आपकी कोई लिक्विड की फिल्म है, फिल्म वर्ड जब भी यूज होगा, है ना, तो उसमें दो सरफेस होंगे। मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट पेज, है ना, ये आपका फर्स्ट पेज, है ना। जैसे ये टैंक है ना, टैंक में तो टॉप में ही एक लिक्विड, अंदर तो पूरा लिक्विड ही भरा हुआ है ना, तो इसमें सिंगल सरफेस होगा, है ना। टैंक में क्या होगा बेसिकली आपका एक सिंगल सरफेस। यस सर, डन, थैंक यू। और जब आप इसमें कोई इस तरह से लोगे, कोई सोप की फिल्म ले लोगे ना, तो सोप की फिल्म में हमेशा डबल सरफेस होते हैं। वही मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या होगा, सोप की कोई फिल्म फॉर्म होगी तो इस तरह से फॉर्म हो जाएगा ना, कि भाई फिल्म है माइक्रोमीटर की, तो इसके एक नीचे भी सरफेस है और ऊपर भी सरफेस है, तो एक टीएल ऊपर लग जाएगा, एक टीएल नीचे लग जाएगा। ऊपर सरफेस कैसे आया? हम्म, मतलब नीचे एक साइड से तो फोर्स नीचे से खींचेगा ना वो, अगर सरफेस होगा तो कुछ रखेंगे उसके ऊपर तो एक हाँ, साइड से खींचेगा ना, ऊपर नहीं से बेटा, जैसे थिन लेयर होगी ना, ऐसे आप समझो कि इस तरह से अगर आप इसको प्लेस करोगे, मैं आप ऐसे मत रखो इसे, इस तरह से नहीं, ऐसे साइड में रखा हुआ है ये, हाँ तो ये कहाँ से खींचेगा आप मुझे बताओ। हाँ, दोनों साइड से खींचेगा। दोनों साइड से खींचेगा, तो वही तो केस है यहाँ पे, अच्छा ठीक है। ना, कि भाई इस तरह साइड में रखा हुआ है ना मैंने, कि भाई इधर हाँ बन गई और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इसके कांटेक्ट में, तो ऊपर वाला भी एक टीएल लग जाएगा, एक नीचे वाला भी टीएल लग जाएगा, तो ये चीज थी, ठीक है। है ना, तो 2TL हो जाएगा। तो कभी भी सोप फिल्म वर्ड यूज हो, सोप बबल वर्ड यूज हो,
है ना। तो सोप बबल में डबल सरफेस होगी, है ना, कि सोप बबल जब होगा तो उसमें भी सरफेस कैसा होगा, बेसिकली आपका डबल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें यूज कर, ये आपका जगह से, है ना। तो ये हमने कर लिया। और वही बात है कि सरफेस एनर्जी भी आपने निकाल ली। जैसे ये लिक्विड ड्रॉप था, तो लिक्विड ड्रॉप में तो एक ही सरफेस है, अंदर तो पूरा लिक्विड है, आउटर सरफेस ही तो एक सरफेस है ना, क्योंकि ये आपका कोई लिक्विड ड्रॉप है। तो लिक्विड ड्रॉप में हमेशा आपका सिंगल सरफेस होता है, लेकिन जब भी हम वर्ड यूज करेंगे सोप बबल, तो उसमें डबल सरफेस हो जाएंगे, है ना, कि सोप बबल में क्या होंगे, इसलिए आपके डबल सरफेस हो जाएंगे। ये आपका आ गया। तो ये डबल के लिए बड़ा केयरफुल रहते हैं इसमें, है ना। तो ये आपका आ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इस सारी प्रॉपर्टी की वजह से ना, जब भी कोई लिक्विड ड्रॉप इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है ना। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज योर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, ये हम पढ़ते हैं। वी टॉक अबाउट द एक्सेस प्रेशर, है ना, इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, है ना। ये बाद में एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, है ना। कि मैंने क्या किया ना, यहाँ पे आपका कोई ड्रॉप ले लिया, थोड़ा सा इनलार्ज्ड ले लेते हैं। तो ये आपका कोई लिक्विड ड्रॉप है, इक्विलिब्रियम में है ना। ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल होती है, क्योंकि लिक्विड की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करेगा। तो ये आपका कोई लिक्विड ड्रॉप है स्फेरिकल, है ना। तो अब देखो इसमें क्या है, अंदर में तो पूरा लिक्विड है, बाहर में सरफेस है। जब बाहर सरफेस होगा तो ये आपकी एक सिंगल सरफेस होगा, है ना। तो हम हमारा ये बोलना है कि लिक्विड के अंदर का प्रेशर अगर मैं P2 ले लूं और बाहर का अगर मैं प्रेशर P1 ले लूं, है ना, तो जो P2 की वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम में वो P1 से ज्यादा होगा, है ना। कि लिक्विड के अंदर का जो प्रेशर होगा वो आउटसाइड से क्या होता है, बेसिकली आपका ज्यादा होता है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब ये अपने एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगी तो अंदर कंप्रेस करेगी, कंप्रेस करेगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली अंदर क्या होगा, बेसिकली आपका ज्यादा हो जाएगा। अब आपको ये निकालना होता है कि ज्यादा तो होता है, लेकिन इस P2 माइनस P1 जो डेल्टा P है, इस डेल्टा P की वैल्यू होती कितनी है। तो हम ये जानते हैं कि P2 माइनस P1 डिपेंड करता है कि इसका रेडियस कितना है, कि अगर इसका रेडियस r है तो जो P2 माइनस P1 की वैल्यू होगी वो आपकी 2T/r होती है ना। फॉर स्फेरिकल ड्रॉप के लिए ये प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल होता है, बेसिकली आपके 2T/r के, है ना। निकालना एकदम आसान है, हम TL यूज कर लेंगे, है ना। एक्चुअली में होगा क्या कि अगर मैं इसके किसी जैसे क्रिकेट बॉल में मैं सीम लेता हूं जहां पे स्टिचिंग होती है, अगर मैं इस स्टिचिंग को कंसिडर करूं ऐसे, है ना, किसके सेंटर टू सेंटर जैसे क्रिकेट की बॉल में स्टिचिंग होती है ना, उसको अगर हम कंसिडर करें, है ना, तो इसके दोनों तरफ फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आइदर साइड पे लगता है। तो इसमें क्या होगा, इधर भी फोर्स लग जाएगा, इधर भी फोर्स लग जाएगा। तो पूरे को अगर हम सिस्टम ले लेंगे तब तो ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स इंटरनल हो जाएगा, है ना, कि भाई दोनों साइड से स्ट्रेचिंग होगी इक्वली। तो कोई भी अगर मैं इस तरह से लाइन ले लूं, जैसे क्रिकेट की बॉल में वो स्टिचिंग होती है थ्रेड वाली, उसको अगर मैं अपना सिस्टम ले लूं तो दोनों तरफ आपका फोर्स लग जाएगा, वो तो बैलेंस हो जाएंगे, वो इंटरनल हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए मुझे अगर मैं सरफेस टेंशन को एक्सटर्नल फोर्स बनाना चाहता हूं तो किसी भी एक हाफ को मैं सिस्टम ले लूं, कि मैंने क्या किया, इसके लेफ्ट हाफ को सिस्टम ले लिया, है ना, कि इसके मैंने लेफ्ट हाफ को मैंने क्या ले लिया, बेसिकली आपका सिस्टम एक हाफ को। मेरा पर्पस वही है कि इसके अंदर कितना एक्सटर्नल फोर्स होता है वो कैलकुलेट करना, कि एक्सटर्नल कितना प्रेशर होता है एक्सेस वो कैलकुलेट करना है। तो आपने लेफ्ट हाफ को सिस्टम इस तरह से ले लिया, है ना, किस तरह से आपने किसी भी एक हाफ को क्या कर लिया, बेसिकली आपका सिस्टम ले लिया। तो क्या होगा, इसमें आपका ये लिक्विड का सरफेस बन गया, तो अब सिर्फ फोर्स राइट वर्ड साइड लग जाएगा ना, क्योंकि सिस्टम तो आपका ये हो गया। तो अब इसके ऊपर राइट सरफेस जो था उसकी वजह से एक फोर्स लग जाएगा पूरे पैरीमीटर पे, है ना। और ये जो फोर्स हो जाएगा ये आपका हो जाएगा F×2πr, सरफेस का टेंजेंशियल, और जो भी सिस्टम लिए हैं उससे अवे लग जाएगा, तो F×2πr हो गया, है ना। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर इसके ऊपर राइटवर्ड कुछ फोर्स इतना लग रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो उसको बैलेंस कर रहा होगा, है ना। वो फोर्स होगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो अगर मैं इनसाइड एंड आउटसाइड में प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पे ले लूं तो एक फोर्स लेफ्टवर्ड लग जाएगा इसमें, और वो फोर्स हो जाएगा
प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, और आपको पता है प्रेशर में जो एरिया लेते हैं वो प्रोजेक्टेड एरिया होता है, ये जो फोर्स लग जाएगा वो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। तो सिंपल सा आपने बोला कि अगर लेफ्ट हाफ को सिस्टम ले लूं तो एफ इंटू टू पाई आर राइटवर्ड लग जाएगा। अब अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा है तो डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस है इंटू इसका प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। और अगर ये लेफ्ट हाफ भी इक्विलिब्रियम में है तो मतलब दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो यहां से आपका डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया एफ इंटू टू पाई आर, है ना। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ से एक आर की पावर आपकी कैंसिल हो गई, पाई भी आपका कैंसिल हो गया, तो यहां से जो प्रेशर डिफरेंस होगा, सॉरी ये टी होगा, एफ नहीं लिखेंगे ना, टी लिख देंगे, सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, टी इंटू एल ही तो होता है, ये जो टर्म मैंने यूज किया है टी इंटू एल, कितने लेंथ में आप निकाल रहे हो, तो एफ की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके लिए आपका टी इंटू एल आ जाएगा, तो एल की वैल्यू पेरीमीटर हो गई तो ये आपका टी आ गया, है ना। तो बस आगे कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से वैल्यू जो होगी वो 2T/R हो जाएगी, है ना। तो जब भी कोई लिक्विड ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो उसका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल से ज्यादा होता है, और उसका जो डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, इसके लिए आपके 2T/R, है ना। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप तो आपका 2T/R हो गया। अगर मैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल ले लूं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, कि भाई अगर मैं सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर ले लूं कि कितना होगा, है ना, तो वही 40/R हो जाएगा, क्योंकि सोप बबल में डबल सरफेस होगी, कि कोई भी सोप बबल जब फॉर्म होगा इसके लेफ्ट हाफ को अगर मैं सिस्टम ले लूं तो सोप बबल का स्ट्रक्चर तो ऐसा हो जाएगा ना, कि भाई कोई भी सोप बबल आप लोगे तो एक इनर लेयर आ गई, इनर सरफेस हो गया, बीच में थिन सोप का शीट आ जाएगी, है ना, और एक आपका आउटर सरफेस आ गया, तो ये तो आपका सोप सोल्यूशन हो गया जो था थिन लेयर, इसके अंदर भी एयर है ना, और इसके बाहर भी है ना, तो इसमें एक इनर सरफेस होगा एक आउटर सरफेस होगा, है ना। तो कोई भी सोप बबल जो है, एक सोप बबल या कोई लिक्विड का बबल है उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, इट हैज गॉट द टू सरफेसेस, है ना, दो सरफेस होंगे। तो पहले क्वेश्चन में ये लिख लेना कि जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ये सिंगल सरफेस का है या डबल सरफेस का है, इट हैज गॉट द डबल सरफेस। अगर डबल सरफेस होगा तो सेम, अगर मैं इसके लेफ्ट हाफ को सिस्टम ले लूं तो लेफ्ट हाफ को मैं जब सिस्टम लूंगा तो ये पूरी चीज आपकी इस तरह से हो जाएगी, इफ इट हैज गॉट द डबल सरफेस तो पूरी की पूरी जो चीज होगी वो आपकी इस तरह से हो जाएगी, ये ऐसा, है ना। तो आपको पता है इसमें जो फोर्स लगेगा एक इनर आउटर पे लग जाएगा और एक आपका इनर पे भी लग जाएगा, हर जगह पे, है ना, राइटवर्ड डायरेक्शन में एक इनर आउटर दोनों में लग जाएगा। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा वो आपका हो जाएगा टी इंटू टू पाई आर, तो सिर्फ इनर का होगा इंटू टू आ जाएगा, कि अंदर से भी लगेगा बाहर से भी लगेगा, है ना। और अब से बात है इसको प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स बैलेंस करेगा, तो ये आपका डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैं दोनों को इक्विलिब्रियम में लूंगा तो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी टी इंटू टू पाई आर इंटू टू, तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो आपका 4T/R। तो ये आपके स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है तो 2T/R होगा, है ना, और अगर स्फेरिकल सोप बबल है तो यही प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 4T/R, तो इस तरह से कर सकते हैं। इन जनरल हम ये लिख लेते हैं कि जो प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड होगा इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड, है ना, कि प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड किससे ज्यादा होगा, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड से, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा सिंगल सरफेस के लिए, कॉन्केव माइनस प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स, इसका जो डिफरेंस होगा फॉर स्फेरिकल सरफेस दिस इज इक्वल टू 2T/R, है ना, अगर डबल है तो 4T/R हो जाएगा, है ना। तो ये पहले लिख लो, मतलब कोई जरूरी नहीं कि पूरी स्फेयर हो, पार्ट से भी चल जाएगा काम, ये आपका जाएगा।
ठीक है, ये आपका क्या प्रेशर डिफरेंस हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, है ना। मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं कि मतलब पूरा सरफेस हो, सिंपल सा कर्व जहां पे बनेगा प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। कोई नहीं कि वो मतलब वो कोई एग्जैक्ट आपका मतलब सरफेस पूरा कंप्लीट ही होना चाहिए। जैसे मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पे लिक्विड का कोई इस तरह से कॉनकेव सरफेस है ना, कि यहाँ पे लिक्विड का क्या है, बेसिकली आपका कॉनकेव सरफेस है ऐसा। तो अगर मैं बोलूं कि इसके जस्ट इस सरफेस के ऊपर प्रेशर की वैल्यू अगर P1 है और जस्ट इसके अंदर प्रेशर की वैल्यू अगर P2 है ना, तो इस केस में जो P1 होगा विल बी ग्रेटर देन P2। वो इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आपका अपवर्ड लगेगा ऐसे। भाई इसको अगर हम टेंजेंशियल ऐसा ले लें तो जो भी सरफेस टेंशन वाला फोर्स है उसका कंपोनेंट अपवर्ड आ जाएगा, तो जो प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स है वो डाउनवर्ड लगना चाहिए इस तरह से, इसको काउंटर करने के लिए। क्योंकि सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है उसका कंपोनेंट अपवर्ड होगा, तो जो प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगा, तो P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा होगी, है ना। तो अगर P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा होगी तो P1 एंड P2 का जो डिफरेंस होगा वो आपका 2T/R हो जाएगा, है ना। R जो होगा इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। कि R जो भी होगा इस सरफेस का क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो जैसे कॉनकेव सरफेस है तो ऐसा हो गया, मान लो ये सरफेस ऐसा कॉन्वेक्स हो जाता तो जस्ट उल्टा हो जाता, है ना। मरकरी के केस में कॉन्वेक्स सरफेस बन जाएगा आपका, है ना। तो इसमें अगर जस्ट आउटसाइड इस सरफेस के प्रेशर अगर P1 है और जस्ट इनसाइड अगर P2 है तो इस केस में P2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि आपको पता है सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स होगा वो तो इस तरह से डायरेक्शन में होगा ऐसे, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा, तो प्रेशर डिफरेंस वाले फोर्स को अपवर्ड लगना चाहिए, तो P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा हो जाएगी, और डिफरेंस वही होगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर वो है, तो इस केस में P2 माइनस P1 की जो डिफरेंस होगी वो 2T/R होगी। हाँ, अगर ये सरफेस कॉनकेव या कॉन्वेक्स के बजाय अगर ये फ्लैट हो जाता तो देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस। तो जब फ्लूइड स्टैटिक्स या डायनामिक्स हम पढ़ते हैं ना तो ऑलवेज वी टेक द फ्लैट सरफेस, क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन हम क्या करते हैं, बेसिकली आपका नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। उसके उस फोर्स को हम नहीं कंसिडर करते हैं। तो अगर ये फ्लैट होगा तब तो फोर्स अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, इधर जितना फोर्स लगेगा उतना इधर लग जाएगा, तो कोई वर्टिकल अनबैलेंस कंपोनेंट होगा ही नहीं इसका, तो पूरे सरफेस पे सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इस केस में अगर यहाँ का प्रेशर P1 है और ये P2 है तो नो डिफरेंस, P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा इस केस में। मीन्स इस केस में जो P2 माइनस P1 की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब भी इस तरह से कर्व हो गया तो मतलब एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, है ना। कि टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इस तरह से क्या फॉर्म हो जाएगा, बेसिकली आपका कर्व, है ना। कि आपको तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है 2T/R 4T/R, दिस इज ओनली फॉर द स्फेरिकल सरफेस। इसमें जो सारे सरफेस मैंने लिए हैं ना ये फॉर स्फेरिकल सरफेस है, कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है तो 2T/R एंड 4T/R का कंसेप्ट है ना। लेकिन सरफेस का नेचर कोई जरूरी नहीं कि स्फेरिकल हो, डिफरेंट शेप्स के भी हो सकते हैं, तो एक जनरल इसका फॉर्मूला होता है कि जो नेक्स्ट चीज हम इसमें पढ़ते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर, है ना। जो नेक्स्ट चीज आ जाएगी दैट इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर, है ना। कि एक्सेस प्रेशर का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, है ना। कि जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर, है ना। तो जनरल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं ना कि मैं ये लिख लेता हूं कि भाई अगर सिंगल सरफेस है तो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आपकी ये होती है T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 फॉर सिंगल सरफेस, और अगर डबल रेफरेंस होगा यही चीज आपकी हो जाएगी T इंटू 2T हो जाएगा, 2T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, है ना। दिस इज फॉर डबल सरफेस, डबल सरफेस। तो यूजली ज्यादातर सिंगल सरफेस ही होते हैं, तो T इंटू 1/R1 एंड प्लस 1/R2 हो जाएगा। अब इसमें R1 R2 समझना होगा कि ये चीज क्या होती है, कि क्या चीज, मेरे इसके डेरिवेशंस होते हैं, डेरिवेशन इतना रिलेवेंट नहीं है। तो जो R1 R2 होता है ना कि R1 एंड R2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, इन परपेंडिकुलर प्लेन,
इन परपेंडिकुलर प्लेन, है ना, कि जो R1 R2 होता है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन परपेंडिकुलर प्लेन, कि परपेंडिकुलर प्लेन में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना। तो जैसे अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है तो कोई भी प्लेन ले लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही होगी, है ना, कि अगर कोई स्फेरिकल इस तरह से सरफेस है तो कोई भी प्लेन ले लें, जो रेडियस होगा वो सेम ही होगा। जैसे मैंने एक प्लेन ये ले लिया तो इसमें अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका R है तो इसमें भी R ही होगा परपेंडिकुलर प्लेन में, है ना। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए हम बोलेंगे कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू जो होगा ना वो R के इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे किसके इक्वल हो गया, जैसे आपके R के इक्वल हो गया। तो जब R1 R2 R के इक्वल होगा तो इस केस में जो प्रेशर डिफरेंस होगा यहाँ पुट कर देंगे, ये 2T/R आ जाएगा। लेकिन ये सरफेस का नेचर मान लो किसी केस में सिलेंड्रिकल हो गया, क्योंकि ये तो आपका स्फेरिकल है ना, कि किसी केस में सपोज आपका सरफेस का नेचर आपका सिलेंड्रिकल है ना, कि इसका जो नेचर हो गया वो कैसा हो गया, जैसे आपका सिलेंड्रिकल। तो आपका सिलेंड्रिकल अगर सरफेस है तो ये आपका इस तरह से आ गया, दिस इज द सिलेंड्रिकल सरफेस, और इस तरह से आपने लिक्विड ड्रॉप फिल कर दिया, है ना। तो अब मुझे निकालना है कि इसके अंदर और बाहर में क्या डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस कितना एग्जिस्ट करेगा। तो मैं दो प्लेन ले लूंगा, एक मैंने ले लिया ये वाला, एक प्लेन आपका ये हो गया, एक प्लेन आपका ये हो गया। तो इस प्लेन में रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही होगा जो रेडियस उसकी है। तो इस केस में अगर मैं इसको R1 ले रहा हूं तो R1 की वैल्यू तो R हो गई। लेकिन आप जब इसका फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लोगे वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। ये जो फ्लैट सरफेस है इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर मैं लूं तो R2 की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो गई, क्योंकि एक सरफेस जो था उसका तो R हो जाएगा जो सिलेंडर का रेडियस है, लेकिन जो फ्लैट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, जैसे आपका इनफाइनाइट। तो आप फॉर्मूला यूज करोगे तो इस केस में प्रेशर डिफरेंस 2T/R नहीं होगा, बल्कि प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी T इंटू 1/R प्लस 1/इनफाइनाइट, है ना। तो जो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू होगी ये आपकी T/R हो जाएगी, है ना। इस केस में जो सिलेंड्रिकल सरफेस में जो प्रेशर डिफरेंस होता है इसकी वैल्यू T/R हो जाएगी, है ना। तो किसी भी शेप का हम निकाल सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि ऐसे शेप हो, कोई शेप आपका ऐसा भी हो सकता है, जैसे टैबलेट बनती है कोई, है ना, ये कोई टैबलेट बन गई ऐसे, है ना, कि इस तरह से आपका कोई टैबलेट बन गया ऐसे, है ना, कि भाई इस तरह से हम इसमें कोई भी आपका टैबलेट ले सकते हैं ऐसे, है ना, कि टैबलेट में क्या होगा, दोनों साइड कर्व होते हैं ऐसे, परपेंडिकुलर प्लेन में फिर दो रेडियस आ जाएंगे, है ना। दिस इज ए टैबलेट शेप कोई हो गया, है ना। तो टैबलेट शेप में आपका R1 R2 डिफरेंट होंगे, दिस इज सम टैबलेट शेप, है ना। तो कोई भी शेप है उसका हम यहाँ पे इस जनरल फॉर्मूले से प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, टैबलेट शेप हो, स्फेरिकल हो, तो ये जनरल फॉर्मूला हो जाता है फॉर एक्सेस प्रेशर, है ना। तो आप इसको लिख लो, है ना। टैबलेट शेप में R1 R2 डिफरेंट हो जाएंगे, ये अगर आप कोई रेडियस R1 ले लोगे तो ये जो कर्व है इसका रेडियस कुछ R2 हो जाएगा, है ना। दोनों का सेंटर कोई कॉन्साइड करें इज नॉट नेसेसरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जनरल फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको हम यूज करते हैं डिफरेंट केसेस में। सर कोन में कैसे लेंगे? कोन में आई बताऊंगा, कौन वाला केस आएगा, अभी आएगा वो भी। उसमें R वेरिएबल होगा ना, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लेना पड़ेगा आपको। एक सरफेस तो फ्लैट ही हो जाएगी, हाँ और एक सरफेस जो का जो R होगा ना जहां पे ले रहे हो वेरिएबल होगा। सर, पर अगर ऐसे इन्वर्टेड कोन हो जिसमें एक सरफेस मतलब वो है, ऐसे पॉइंटेड है जो, पॉइंट फिर तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना वहां पे, शार्प एजेस हाँ वहां डिफाइंड नहीं होगा फिर, मतलब जो इनफाइनाइट किसी मतलब ट्रेपेजियम में हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस पर उसका, फिर मतलब ट्रेपेजियम शेप का बनेगा तो उसी केस में करेंगे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, आप सही बोल रहे हो कि वो पॉइंटेड के लिए तो फिर तो डिफाइंड ही नहीं होगा। ये आपका गया, तो ये आपका आ गया जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें जानना होता है, राइट। अब एक चीज आ जाती है इसमें, वी टॉक अबाउट द कॉन्टैक्ट एंगल, है ना, कि कॉन्टैक्ट एंगल एंड कैपिलैरिटी, है ना, कि जो नेक्स्ट चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं
we discuss the contact angle and capillarity. सारे क्वेश्चंस भी करेंगे हम इसके ऊपर, फिलहाल तो मैं जस्ट बेसिक कंसेप्ट बता दूं आपको मैं कि वी टॉक अबाउट द कॉन्टैक्ट एंगल, है ना, एंड कैपिलैरिटी. कैपिलैरिटी, वी टॉक अबाउट द कॉन्टैक्ट एंगल एंड कैपिलैरिटी. तो कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन सिंपल सी ये है कि ड्यू टू एडिशन एंड कोहेसिव फोर्स, ड्यू टू एडहेसिव and cohesive force, and a shape of liquid surface is curved, है ना, when in contact with solid, when in contact with solid, when in contact with solid, है ना, due to adhesive and cohesive force, shape of the liquid surface is curved when in contact with solid, and angle between tangent to liquid surface and tangent to solid surface, है ना, inside the liquid, है ना, is called as a contact angle, है ना, उसी को कॉन्टैक्ट एंगल हम बोलते हैं, है ना. मतलब वही हो गया कि टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो टेंजेंट लेना है सॉलिड में, वो सरफेस के अंदर की तरफ लेना है, इज कॉल्ड एज ए कॉन्टैक्ट एंगल, है ना. तो आपको बताइए कि जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई ग्लास की इस तरह से सरफेस ले लूं और इसके कॉन्टेक्ट में अगर वाटर आ रहा है, तो इस तरह से कॉन्टेक्ट में इस तरह से आपका कर्व हो जाएगा ये, है ना. तो जस्ट हम ये क्या करेंगे कि दोनों पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे कि जहां पे भी कॉन्टैक्ट पॉइंट है, आपने लिक्विड सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक सॉलिड पे टेंजेंट ड्रॉ किया अंदर की तरफ, लिक्विड की तरफ, है ना. तो ये जो कॉन्टैक्ट जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, है ना. इस केस में मैंने क्या ले लिया, बेसिकली आपका ग्लास एंड वाटर, है ना. तो इस केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल जो है ना, दिस इज लेस देन 90 है. तो कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन अगर 90 होता है ना, तो वो लिक्विड सॉलिड को वेट करता है ना. तो मतलब एडिसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स. थीटा इज लेस देन 90 होगा, देन लिक्विड वेट सॉलिड, है ना. तो कोई भी लिक्विड अगर सॉलिड को वेट कर रहा है, तो मतलब उसका कॉन्टैक्ट एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा, है ना. ऐसे अगर हम ग्लास एंड मरकरी ले लें, है ना, किस तरह से मैं आपका अगर ग्लास एंड मरकरी ले लूं, है ना, तो मरकरी में जस्ट रिवर्स बन जाएगा ऐसा शेप, लाइक दैट, है ना. तो अगर ये आपका मरकरी है, तो इसमें भी कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन वही है. ये डेफिनेशन करेंगे तो आप क्या करोगे, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे एक टेंजेंट इधर ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट लिक्विड के अंदर की तरफ, है ना. तो बीच का जो ये एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, है ना. तो ये आपका मरकरी है और ये मैंने ग्लास ले लिया है ना. तो मरकरी एंड ग्लास के बीच में जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. मतलब लिक्विड डू नॉट वेट सॉलिड, है ना. इनडायरेक्टली जो ग्लास एंड वाटर के बीच में कॉन्टैक्ट एंगल होता है, ये ऑलमोस्ट 8 डिग्री होता है ना. जो ग्लास एंड मरकरी के बीच में कॉन्टैक्ट एंगल होता है, ये आपका 130 डिग्री होता है ना. कई बार कॉन्टैक्ट एंगल जो ग्लास एंड वाटर के बीच में है ना, वो 0 भी ले लेते हैं, बहुत छोटा होता है ना. वैसे 8 डिग्री तो कोई सब्सटेंशियल है, लेकिन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ जो लिक्विड वाटर ले रहे हैं, उसके बेसिस पे इफ कॉन्टैक्ट एंगल इज नॉट गिवन, contact angle between the glass and water,
between glass and water, है ना, can be considered as 0, है ना, कि थीटा ऑलमोस्ट 0 डिग्री भी ले लेते हैं, है ना, कि ऑलमोस्ट जो है ना कि दोनों का टेंजेंट जो है ऑलमोस्ट पैरेलल है। ऑलमोस्ट अगर पैरेलल होंगे तो कॉन्टेक्ट एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिकली आपकी 0 हो जाएगी, है ना। वैसे स्मॉल एंगल तो फॉर्म होते ही है ना। तो ये जस्ट आपने कॉन्टेक्ट एंगल का कंसेप्ट पढ़ा। तो कॉन्टेक्ट एंगल भी एक मतलब कंसेप्चुअल चीज है। जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे आपने कोई स्फेयर ले लिया ऐसे, है ना, ये बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि आपने किस तरह से स्फेयर ले लिया और स्फेयर में वाटर फिल कर दिया ऐसे, है ना, कि या वाट कोई लिक्विड फिल कर दिया आपने ऐसे, है ना, लिक्विड को किसी हाइट तक फिल कर दिया, है ना, किस तरह से आपने कोई लिक्विड फिल कर दिया किसी हाइट तक, और हम दे रहे हैं लिक्विड यहाँ पे हॉरिजॉन्टली है, ये हाइट आपको दी हुई है r, h दी हुई है ना, और इसकी जो रेडियस है वो आपको r दिया हुआ है कि r रेडियस के स्फीयर में आपने लिक्विड को h हाइट तक फिल कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट कॉन्टैक्ट एंगल, फाइंड आउट कॉन्टैक्ट एंगल, तो कितना कॉन्टैक्ट एंगल होगा इस केस में, फाइंड आउट कॉन्टैक्ट एंगल, कुछ ऐसे वर्बली आप बता दो। जैसे इस केस में तो क्या है ना कि फ्लैट के कांटेक्ट में आ रहा था तो लिक्विड कर्व हो रहा था और थीटा एंगल बना रहा था, लिक्विड कर्व हो रहा था और थीटा एंगल बना रहा था। अब क्या है ना, कर्व के कांटेक्ट में आ रहा है, हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली रह जाए, है ना। तो कांटेक्ट एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इनवर्स r माइनस h बाय r। cos इनवर्स r हाँ, r माइनस एच माइनस, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इस केस में जो कांटेक्ट एंगल होगा कंसेप्चुअली कॉस इनवर्स कितना बताया आपने, r माइनस h बाय r। r माइनस एच बाई आर, बिल्कुल सही आंसर, है ना। भाई हम क्या करेंगे, जहां पे कांटेक्ट हुआ है, आपको बाकी चीजों से थोड़ी मतलब होता है कि इस पॉइंट पे अगर कांटेक्ट हो रहा है तो एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और एक टेंजेंट हम लिक्विड की तरफ आपका इसमें ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो ये एंगल जो बनेगा ये तो कांटेक्ट है। भाई जब फ्लैट सरफेस होता था तो ये कर्व हो जाता था, अगर कर्व सरफेस है तो कोई नहीं कि फ्लैट ये सरफेस कर्व हो, बिना कर्व के भी कांटेक्ट एंगल बन सकता है। तो सिंपल चीज आपने सही बोला, ये एंगल थीटा निकालना है तो यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा, तो इस तरह से आपका ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है कि अगर ये डिस्टेंस आपकी r माइनस एच हो जाएगी तो इस ट्राइंगल में आप cos थीटा निकाल लो, cos थीटा निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। दिस इज द कॉन्टेक्ट एंगल, इस तरह से शेप दिया है तो कॉन्टेक्ट एंगल की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स r माइनस एच बाई आर, है ना। तो आपका कॉन्टेक्ट एंगल है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टेक्ट एंगल आ गया। आप कैपिलरिटी पे आ जाते हैं, है ना। सर हाँ बताओ। सर कॉन्टैक्ट एंगल हमने अगर बोले लेस देन 90 है तो लिक्विड वेट करता है और अगर ग्रेटर है तो नहीं करता, पर अगर इक्वल टू 90 है तब तब वो फिर लिमिटिंग केस हो जाएगा, कौन से केस में आएगा, मतलब वो डिपेंड करेगा वो लिक्विड की प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी मतलब हो जाए, जैसे वो तो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन होता हाँ है ना, तो वैसे ही लिमिटिंग केस हो जाएगा। वो भी एक पेयर के लिए होता है, जैसे पेयर जिसके के लिए कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू 90 भी होती है। कौन सा पेयर होता है वो, एक पेयर के लिए 90 होता है। इसलिए तो हम देखो ना, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना उसी का बनाते हैं हम। भाई इसमें तो लेवल गलत करेगा ना, ये राइज हो जाएगा तो इससे वो लेवल किसी भी चीज का गलत मेजर करेगा। तो किसी भी अगर लेवल को बहुत एक्यूरेटली प्रिसाइजली मेजर करना है तो उसके लिए नॉर्मली हम मैट मैट कोई जो मटेरियल लेते हैं कुछ डिफरेंट लेते हैं।
तो कौन सा मटेरियल लेते हैं? सिल्वर। सिल्वर। सिल्वर, तो सिल्वर के केस में कॉन्टैक्ट एंगल जो होता है सिल्वर एंड वाटर के केस में 90 होता है ना, कि ये आपका सिल्वर है ना, और अगर इसके कांटेक्ट में अगर आपका वाटर आ रहा है ना, तो इस केस में कांटेक्ट एंगल की वैल्यू 90 होती है, एकदम हॉरिजॉन्टल। तो मोल्टन सिल्वर वगैरह लेते हैं। नहीं, सिंपल सा, नहीं नहीं, लिक्विड सिल्वर है ये तो आपका, ये सॉलिड सिल्वर होता है। अच्छा, और वाटर सॉलिड ये सिल्वर और वाटर, सॉलिड सिल्वर एंड वाटर, सिल्वर सॉलिड है, ये आपका वाटर। तो इस केस में कांटेक्ट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाता है ना, कि कांटेक्ट एंगल जो होगा इस केस में कितना हो जाता है बेसिकली आपका 90 डिग्री। तो जस्ट लिमिटिंग केस सिल्वर के लिए होता है, बाकी में लेस देन एंड ग्रेटर देन ही होगा, है ना, तो आपका इस तरह से। है ना, तो सिल्वर एंड वाटर के केस में इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपने डिफाइन किया कॉन्टैक्ट एंगल एंड के बारे में डिस्कस किया आपने, है ना। लेकिन ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट चीज ये थी, ये सब चीज तो थ्योरेटिकली हम जानते हैं ऐसा होता है, लेकिन ज्यादा चीज है कि कॉन्टैक्ट एंगल हम न्यूमेरिकल में कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे इस केस में आपने निकाला, बिल्कुल सही निकाला है ना, कि कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा बेसिकली आपका r माइनस एच बाई आर, है ना। वही बेसिक डेफिनेशंस के उस पर ही हम नॉर्मली इसको डिफाइन करेंगे, है ना। तो इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज है, दैट इज योर कैपिलैरिटी, है ना, कि हम यहाँ पे आते हैं जैसे कि आपकी कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी, है ना। तो सिंपल से कैपिलैरिटी का कंसेप्ट ये हो गया कि राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, फॉल ऑफ लिक्विड, है ना, इन नैरो ट्यूब, narrow tube is called capillarity, is called capillarity, है ना, कि rise और fall of the liquid in a narrow tube is called as a capillarity, है ना। तो कैपिलैरिटी में वही है टीएल का कंसेप्ट, कैपिलैरिटी भी कोई अलग सी चीज नहीं है, किसी भी इस तरह से लिक्विड का सरफेस है, इसमें जब अगर आप नैरो ट्यूब को सबमर्ज कर दोगे तो लिक्विड का राइज या फॉल होगा, है ना। अगर आपका वाटर लेंगे तो राइज होगी, अगर मर्क्यूरी लेंगे तो फॉल होगा। तो इसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन, है ना। तो इस तरह से जैसे हम इसको सबमर्ज करेंगे, एक सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स अपवर्ड लग जाएगा, और उस फोर्स की वजह से ये लिक्विड इसके ऊपर राइज करेगा, और तब तक राइज करेगा जब तक कि इस कॉलम में उतना वेट नहीं हो जाए जो कि सरफेस टेंशन के वेट को बैलेंस कर, फोर्स को बैलेंस करेगा, है ना। कब तक राइज करेगा, जब तक कि सरफेस टेंशन वाला जो अपवर्ड फोर्स कंपोनेंट है वो वेट ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड के इक्वल नहीं होगा, तब तक ये राइज करता रहेगा। तो सपोज किसी इस केस में ये राइज होके यहां तक पहुंच गई, लाइक दैट, है ना। तो यहां से एक स्फेरिकल शेप बन जाएगा यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मेनिस्कस, है ना। कि यहाँ पे सरफेस को अगर देखेंगे तो राइज होने के बाद ये आपका सरफेस इस तरह से बन जाएगा, है ना, कि राइज हो गया एंड वी कॉल्ड एज ए स्फेरिकल मेनिस्कस, स्फेरिकल मेनिस्कस, है। तो जैसे इस केस में स्फेरिकल है, किसी ट्यूब में अगर हम डिप कर रहे हैं, तो अगर दो पैरेलल प्लेट को डिप करेंगे तो ये जो शेप है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है ना, कि अगर दो प्लेट को डिप करेंगे तो बीच में जो राइज करेगा वो शेप जो होगा वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्फेरिकल मेनिस्कस, ठीक है नहीं। तो आपको ये निकालना है कि भाई कितना राइज करेगा ये, तो अगर ये एच हाइट तक राइज करता है तो हम बोलेंगे सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा, आपका लिक्विड सिस्टम है तो लिक्विड सिस्टम होगा तो टेंजेंशियल ऐसे लग जाएगा, हर तरफ से लगेगा, है कि पूरे पेरिफेरी पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, और अगर ये कांटेक्ट एंगल कोई थीटा बन रहा है ना, तो इस तरह से लिक्विड से अवे इस तरफ लग जाएगा ऐसे, है ना। तो इस सारे फोर्सेस का जो वर्टिकल टोटल जो पूरे पेरिफेरी पे अगर हम ले लें तो ये 2πr हो जाएगा अपवर्ड फोर्स, ये जो फोर्स है ना, कि अगर रेडियस ऑफ द ट्यूब है तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 2πr हो जाएगा। तो जो 2πr का वर्टिकल कंपोनेंट होगा 2πr cos थीटा,
है ना। इस कॉलम में जो लिक्विड है इसके वेट को ये नेग्लेक्ट करेगा, तो इस कॉलम में जो लिक्विड होगा उसका वेट आपका ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी, है ना, वेयर आर इज द रेडियस, है ना, कि आर इस ट्यूब की क्या है बेसिकली आपकी रेडियस है ना, कि आर जो है वो इस ट्यूब की क्या है बेसिकली आपकी रेडियस है। तो जस्ट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आपने यूज किया कि भाई 2 पाई आर कॉस थीटा जो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन जो कॉलम का है ना, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ से आपके कैपिलरी राइज का फॉर्मूला आ जाएगा। सर टी भी तो आएगा ना? हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक टी भी आएगा, है ना, टी इंटू 2 पाई आर, है ना, टी इंटू 2 पाई आर होगा, उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आ जाएगा, है ना, कि एच की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2t कॉस थीटा इंटू रो जी आर आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपिलरी राइज, है ना। अब इसमें क्या होता है कि कई बार ये स्मॉलर की बजाय ना मिनिस्कस का वो रेडियस देते हैं, है ना, कि यहाँ पे जो मिनिस्कस बन रहा है अगर थोड़ा सा मैं लार्ज व्यू बनाऊं, है ना, तो सपोज आपका जो यहाँ पे बनाया था आपने मिनिस्कस वो आपका इस तरह से बना दिया आपने ऐसे, है ना, और ये आपका इस तरह से बन गया। तो आप देखो रेडियस ऑफ द ट्यूब तो स्मॉलर है, लेकिन जो इसका रेडियस सेंटर होगा इस कर्व का उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, नहीं होते हैं, है ना। तो इसमें स्मॉलर जो है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी होगी, रेडियस ऑफ कैपिलरी, है ना। तो जो कैपिलर है दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, या रेडियस ऑफ मेनिस्कस लिख लो, रेडियस ऑफ स्फेरिकल मेनिस्कस, है ना, कि रेडियस ऑफ क्या हो गया बेसिकली आपका स्फेरिकल मेनिस्कस आ गया। नॉर्मल रिलेशन हो जाएगा थ्रू कॉन्टैक्ट एंगल, एंगल जो होगा ये कॉन्टैक्ट होगा तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी कॉन्टैक्ट एंगल हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो स्मॉलर बाई कैपिलर हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ से स्मॉलर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं इस जगह पे तो कॉस वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिलरी राइज को हम लिख देंगे 2t बाई रो जी, है ना, ये आपका गया इस तरह से, है ना। तो ये आपका स्मॉलर के जब टर्म्स में जब होगा रेडियस ऑफ द ट्यूब जब होगा तो एक कॉस थीटा आएगा यहाँ पे, है ना, अदरवाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, है ना। तो उस टर्म्स में यूज करके हम इसको इस फॉर्म में भी ले आ सकते हैं। और उसके बाद है ये स्मॉलर एंड कैपिलर एक ही केस में इक्वल होगा अगर हमें थीटा 0 लेना है, कि कॉन्टैक्ट एंगल अगर किसी केस में 0 डिग्री दिया हुआ है तो स्मॉलर और कैपिलर सेम होंगे, है ना। उस केस में जो मेनिस्कस बनेगा वो हेमिस्फेरिकल बन जाएगा, है ना। स्मॉलर और कैपिलर जो होंगे ना तो उस केस में शेप ऑफ द मेनिस्कस विल बी हेमिस्फेरिकल, शेप ऑफ मेनिस्कस विल बी हेमिस्फेरिकल, will be hemispherical। अदरवाइज किसी स्फेयर का पार्ट होगा वो हेमिस्फेयर या इस तरह से नहीं होगा, है ना, कि शेप ऑफ द मेनिस्कस जो होगा इस केस में क्या हो जाएगा इसलिए आपका हेमिस्फेरिकल हो जाएगा, ये आपका जाएगा, है ना, कि शेप ऑफ द मेनिस्कस इस केस में क्या हो जाएगा हेमिस्फेरिकल हो जाएगा, राइट। तो ये दो फॉर्मूला आपने डिस्कस किया है कि 2t cos थीटा बाई रो जी आर ये कैपिलर के टर्म्स में लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने में आपने कुछ नेग्लेक्ट किया है क्या? Have we neglected anything? क्या नेग्लेक्ट किया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या मतलब है इसमें? पानी के नीचे। हाँ नहीं वो तो दोनों तरफ सेम ही लगेगा ना, जैसे आप कॉलम को इस तरह से लोगे आप यहाँ पे तो यहाँ भी तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही होगा ना, हाँ P0 तो दोनों तरफ से कैंसिल ही हो जाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट नहीं किया हमने इसमें, भाई अगर आप बोलोगे यहाँ का प्रेशर P0 है तो जब मैं इसको सिस्टम लूंगा तो एक P0 इंटू एरिया ऊपर लग जाएगा और ऊपर से भी P0 इंटू एरिया लग रहा है, वो दोनों तो कैंसिल हो गए, उसको तो लेने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। फिर भी कुछ चीज मैंने वेट ऑफ द मेनिस्कस होता है ना, हाँ हमने नेग्लेक्ट किया है, थोड़ा सा वाटर के को नेग्लेक्ट किया है हमने, इतना वाटर बहुत छोटा सा, है ना। आप देखो इस चीज को आपने नेग्लेक्ट कर दिया ना, ये वाले को, ये जो थोड़ा सा आपने तो क्या किया सिलेंडर मान लिया ना इसे कि परफेक्ट सिलेंडर ले लिया इस सरफेस को,
और आपने बोला पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होगा, तो आपने जब इसको ड्राइव किया ना तो ये चीज आपने नेग्लेक्ट कर दी, है ना। तो ये फॉर्मूला जब भी हम यूज करते हैं तो वेट ऑफ लिक्विड अंडर मेनिस्कस इज नेग्लिजिबल, है ना, कि वेट ऑफ द लिक्विड जो मेनिस्कस के अंडर होता है वो नेग्लिजिबल होता है। अगर मैं उसको कंसिडर करूं, क्या पहले मैं नेक्स्ट पेज बताता हूं, पहले आप इसको लिख लो। तो ये वाला जो वेट था ना जो मैंने शेड किया है उसको आपने नेग्लेक्ट किया है ना, तो उसको अगर कंसिडर कर लें तो थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। पहले आप इसको लिखो। अब देखो ये टीएल ही तो लगाया मैंने यहाँ पे भाई, दो ही कंसेप्ट इसमें है ही, टीएल एंड टीए। टीएल से फोर्स आ जाएगा, टीए से सरफेस एनर्जी आ जाएगी। सर एक बार लास्ट पेज बताना। कौन सा? पिछला पेज। पिछला पेज है विश्व का, वेट फॉर अ मिनट। दिस इज द थर्ड पेज। ये आपका हो गया फोर्थ, जिसमें हमने बात की एक्सेस प्रेशर की। उसके बाद आपका आ गया फिफ्थ पेज। एंड हाँ, फिफ्थ पेज ही तो लास्ट पेज था ना, ये लास्ट पेज। हो गया सर। ये आपका गया फिफ्थ पेज एंड दिस द सिक्स्थ पेज, है ना। कोई अगर स्क्रीनशॉट ले सकता है तो लेके ग्रुप में शेयर कर सकता है, आपके पास अगर कोई ग्रुप है तो, है ना। अगर कोई लेगा तो नोट शेयर कर सकता है ऐसे। तो ये आपका गया तो राइट। तो जस्ट हमने एक जनरल फॉर्मूला कैपिलरिटी में, जिसमें कि मैंने कुछ नहीं लगाया, टीएल ही लगाया है ना। बस इक्विलिब्रियम में है तो पूरा चैप्टर ही, पूरा चैप्टर जो है इक्विलिब्रियम ही है ना, कि भाई बस एक एडिशनल फोर्स आ गया। मैकेनिक्स में जो भी हम फोर्स पढ़ते थे या फ्लूइड स्टैटिक्स या डायनामिक्स में जो फोर्स पढ़ते थे, उसके अलावा एक सरफेस पे स्पेशल फोर्स आ गया, फोर्स ड्यू सरफेस टेंशन। उसको यूज करके हम चीजों को इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं, है ना। मेन जो की कंसेप्ट वही है ना। अब इसमें कुछ डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं कैपिलरिटी में। कैपिलरिटी में अगर डिस्कशन पॉइंट्स में देखो तो सबसे पहला जो डिस्कशन पॉइंट होता है ना, कि भाई सबसे पहला ये है कि अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो एच नेगेटिव हो जाएगा। फिर कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। एच नेगेटिव होने का मतलब मरकरी इसमें फॉल करेगा जितने अमाउंट से वाटर राइज कर रहा था, है ना। सेकंड डिस्कशन पॉइंट ये हो गया कि एच एंड कैपिटल आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, क्योंकि अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा कि कैपिलरी राइज की वैल्यू होती है 2t बाई रो जी इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो टी तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, रो जी कांस्टेंट है ही, तो एच एंड आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो मतलब अगर आपका एच हम किसी केस में डिक्रीज कर दें तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, है ना। कि एच एंड आर का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, एक्जेक्टली आपका कांस्टेंट रहता है। तो एच किसी केस में अगर कोई ऐसा कैपिलरिटी है जिसकी की हाइट सफिशिएंट नहीं है ना, कि भाई वो कम लेंथ का है, तो उसमें ऐसा वाटर कोई जेट की तरह बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि वो आप सरफेस पे जाके अपने रेडियस को इंक्रीज करेगा, मतलब फ्लैट की तरफ होने की कोशिश करेगा वो, है कि सरफेस पे जाके वो अपने रेडियस को क्या करेगा, बेसिकली आपका एडजस्ट करेगा, है ना। क्योंकि एच एन आर का प्रोडक्ट क्या रहता है, बेसिकली आपका कांस्टेंट, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। थर्ड आ गया इफ, है ना, वेट अंडर meniscus is considered, meniscus is considered, है ना, जो कि हमने नेग्लेक्ट किया था। तो उस केस में जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है वो आपका 2t बाई रो जी आर
माइनस r/3 हो जाता है ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेके किया हमने, है ना, क्योंकि अभी मैंने बोला आपसे कि भाई अगर हम थीटा 0 डिग्री ले लें तो ये शेप जो होगा वो हेमिस्फेरिकल हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है कि हम निकाल सकते हैं ये वेट कितना होगा, तो जब उस वेट को मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो r/3 उसमें माइनस हो जाएगा, है ना, कि भाई मेन जो फॉर्मूला था उसमें r/3 क्या हो जाएगा, एक्जेक्टली आपका माइनस डिग्री। अगर हम वेट अंडर मेनिस्कस, वेट ऑफ लिक्विड अंडर मेनिस्कस को अगर हम कंसिडर करें तो एच की वैल्यू 2T/ρgr माइनस r/3 हो जाएगी। ऐसे कोई भी केस ले सकते हैं हम। व्हाट इज द राइज ऑफ लिक्विड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स? तो स्मॉल आर या कैपिटल आर होगा एच में, ये वाले स्मॉल आर होगा बेटा, कि अगर मेनिस्कस वाला थीटा 0 है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर सेम होता कैपिलरी का लेंगे, ठीक है। है ना, कि भाई मैंने थीटा 0 के केस में फॉर्मूला लिखा है, तो अगर थीटा 0 होगा ना तो कैपिटल आर और स्मॉल आर सेम ही होते हैं। ठीक है। कस से फिर ऐसा बन जाएगा ना आपका, ऐसा हेमिस्फेयर, हाँ ऐसा। तो चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो, है ना, दोनों चीजें सेम होंगी। कॉन्टैक्ट एंगल जब भी 0 होगा ना तो ये परफेक्ट हेमिस्फेरिकल बन जाएगा। अगर कॉन्टैक्ट एंगल 0 नहीं होगा फिर वो इस तरह से पार्ट होगा ऐसे हेमिस्फेयर, है ना, कि इस तरह से बन जाएगा आपका, ऐसे कोई छोटा सा पोर्शन होगा ऐसे, उसका कैपिटल आर कुछ डिफरेंट होगा, स्मॉल आर कुछ डिफरेंट होगा, है ना। तो थीटा 0 होगा तो परफेक्ट हेमिस्फीयर बन जाएगा भाई। तो उस केस के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है कि 2T/ρgr माइनस क्या हो जाएगा, r/3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया जो फोर्थ पॉइंट लिखते हैं कि राइज ऑफ लिक्विड, मतलब इन जनरल मैं बता रहा हूँ आपको, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, है ना, पैरेलल प्लेट, जैसे कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, उसके बीच में अगर चार्ज नहीं है ना, एक तो चार्ज की वजह से उसमें राइज होता है ना, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं कि भाई कैपेसिटर में अगर लिक्विड में सबमर्ज करें तो लिक्विड एक तो चार्ज की वजह से राइज होता है उसमें, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। दूसरा अगर मान लो चार्ज वगैरह नहीं है तो सिंपल भी वो प्लेट के बीच में राइज होगा, है ना। तो वो राइज नॉर्मली हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि दो प्लेट ऐसे हैं, है ना, इस दो पैरेलल प्लेट को आपने इस तरह से लिक्विड में सबमर्ज कर दिया, लाइक दैट, है ना। इस तरह से लिक्विड को सबमर्ज कर दिया तो आपको होता है कि यहां तक सपोज लिक्विड राइज हो गया ऐसे, ऐसा, है ना, कि भाई इस तरह से आपने यहाँ पे दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में, इसको डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ये आपका गया, है ना, इसमें आपने लिक्विड इस तरह से राइज हो गया बीच में आपका ऐसा, है ना। तो हम ये जानना चाहते हैं कितना राइज हो जाएगा, है ना, कि भाई दोनों के प्लेट के बीच में ये लिक्विड जो होगा, अगर पहले बेसिकली लेवल यहाँ पे था तो इसमें राइज एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, हम बोलेंगे एक TL यहाँ लग जाएगा, कि अगर इस प्लेट की लेंथ L है तो एक TL यहाँ पे लग जाएगा ऐसे, और एक आपका TL यहाँ पे लग जाएगा, दोनों तरफ TL लग जाएगा ना, क्योंकि आप जो शेप बनेगा वो तो सिलेंड्रिकल टाइप का होगा ऐसे, है ना, इस तरह से आपका एक शेप बन जाएगा ऐसा बीच में लिक्विड का। तो TL लग गया और कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2TL cos थीटा इक्वल टू वेट, कि बीच में जो लिक्विड राइज हुआ है उसका वेट कितना होगा, तो वेट आपकी आ जाएगी, तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं 2TL cos थीटा इक्वल टू मास आ जाएगा आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में आपका ये हो जाएगा बेसिकली आपका, है ना, कि स्प्रेड के बीच का सेपरेशन भी आ जाएगा, सेपरेशन सपोज D है तो ये आपका HLD हो गया, है ना, इनटू आपका G, है ना। तो कितना राइज होगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, L की वैल्यू तो कैंसिल ही हो गई, है ना। तो H की जो वैल्यू होगी वो आपकी 2T cos थीटा बाई, है ना, आपका ये आ गया रो, है ना, DG आ गया, है ना, रो DG की वैल्यू उसकी आ गई, है, तो वही आ गया 2T cos थीटा अपॉन रो G R की जगह पे, R की जगह पे सेपरेशन बिटवीन द प्लेट आ गया। कोई भी केस हो आपको बेसिक्स आपको यही यूज करना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कि जो भी अपवर्ड फोर्स का कंपोनेंट होगा वो उसके वेट को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, उस तरह से हम कर सकते हैं, है ना।
सर वो प्लेट के बीच में भी तो कर्व्ड होगा, तो हम लोग थोड़ी ना एक क्यूबॉइड टाइप मतलब ऐसे क्यूबॉइड टाइप हाँ का वही, लिक्विड ले देखो सकते इसमें भी वही चीज है कि कर्व होगा, हमने वो लिक्विड अंदर में मिनिस्कस नेग्लेक्ट किया है। हैं, क्योंकि वो तो फिर सिलेंडर टाइप का ले सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब हमने आप जो है ना लिक्विड अंदर मिनिस्कस नेग्लेक्ट किया हमने इसमें भी, है ना। तो अगर वो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको वो थीटा जीरो लेके उसको हाफ सिलेंडर ले लेना पड़ेगा, हाँ तो उससे भी एक फैक्टर आ जाएगा जो माइनस हो जाएगा इससे, है ना। वो तो न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वेरी करेगा, है ना, कि वो न्यूमेरिकल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम कर सकते हैं इस तरह से। इसको थोड़ा सा लिख लो जल्दी आप, बिकॉज पावर कट है तो इंटरनेट डाउन होगा, है ना। तो मैं चेंज करके भी आप मतलब फिर पेज वापस नहीं आता एक्चुअली, तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके नो प्रॉब्लम, है ना। ये आपने डिस्कस कर लिया, वो पॉइंट्स हो सकता है आपने लिख लिया होगा, है ना। जो 4 पॉइंट मैंने लिखवाए थे वो आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये आपका किस तरह से, है ना। एक बस लास्ट पॉइंट है जो कि कैपिलरिटी के रिगार्डिंग ही होता है, वो दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड हाँ फिफ्थ पॉइंट आ जाता है आपका, फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट two glass plate with liquid, right, with water between them, है ना, कि with water between them, है ना, कि भाई दो सेपरेट ग्लास प्लेट को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। आप ऐसा करो ना कि एक ग्लास प्लेट आप ले लो और उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर दो और दूसरी ग्लास प्लेट को उससे चिपका दो, है ना, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, बहुत टफ है ना। आप स्लाइड कर सकते हो उसे, लेकिन इस तरह से दोनों को सेपरेट कर पाना इज वेरी टफ, है ना। वो इसलिए टफ होता है क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा इनलार्ज व्यू बनाऊं इसका, तो ये ग्लास प्लेट मैंने ले ली ऐसे और एक मैंने यहाँ पे दूसरी ग्लास प्लेट ले ली, सेपरेशन एक्चुअली बहुत छोटा होता है और इसके बीच में वाटर का इस तरह से एक फिल्म फॉर्म हो, इस तरह से लेयर फॉर्म हो जाती है और ये यहाँ पे कर्व होगा ऐसे, लेयर फॉर्म हो गया ऐसे, ये वाटर का लेयर फॉर्म हो गया। तो भाई एक आपने ग्लास प्लेट ली, उसके ऊपर कुछ वाटर स्प्रिंकल किया और उसके ऊपर दूसरा ग्लास प्लेट चिपका दी,
है ना, तो उसको आपने इस तरह से फोर्स लगा के रिमूव करने की कोशिश की, दोनों तरफ से खींचने की कोशिश की, तो इट्स वेरी टफ टू सेपरेट देम। तो आपको ये जानना होता है कि व्हाट प्रिवेंट देम, है ना, कि भाई ये फोर्स लगाने क्यों पड़ रहा है, ऐसे क्या हो गया कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट दिस टू प्लेट्स। तो क्या हो गया ऐसा कि ये सेपरेट नहीं होते हैं, तो बता सकता है क्या कि भाई इसको सेपरेट करना इतना टफ क्यों है? आप देखना घर पे जाके कभी, इसको सेपरेट करना इज वेरी टफ। तो क्यों सेपरेट करना इसको मुश्किल है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा एक्चुअली। इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा बेसिकली, आपका प्रेशर डिफरेंस। क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि भाई यहाँ का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक होगा, लेकिन जब अंदर जाएंगे ना तो प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक नहीं होगी, बल्कि प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक माइनस आपका T/R हो जाएगी, है ना। R इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, हाँ, कि भाई आप जैसे आपका कॉनकेव से कॉन्वेक्स की तरफ जाओगे तो अंदर में प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, P0 माइनस T/R हो जाएगी, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे प्रेशर तो अभी भी एटमॉस्फेरिक है, तो दोनों जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से एक फोर्स अंदर की तरफ लगने लगता है, है ना, कि बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर P0 माइनस 2T/R है, तो बाहर से अंदर की तरफ एक कंप्रेसिव फोर्स लगने लगेगा, यहां से भी लगेगा और यहाँ भी तो P0 ही है ना, तो इधर से भी लगेगा। तो दिस फोर्स बाइंड दिस ग्लास प्लेट टुगेदर, है ना, क्योंकि P0 और ये T/R मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो बीच में ग्लास प्लेट के बीच में शेप बनेगा ये स्फेरिकल नहीं होगा, बल्कि ये शेप जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, है ना, कि सिलेंड्रिकल मेनिस्कस यहाँ पे बनेगा। तो सिलेंड्रिकल मेनिस्कस में आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि भाई एक रेडियस तो फ्लैट होता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है ना, तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसकी वजह से कंप्रेसिव फोर्स होगा, और आपको अगर सेपरेट करना है तो एक्सटर्नल फोर्स इस प्रेशर डिफरेंस वाले फोर्स को बैलेंस करना चाहिए। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो आपका हो जाएगा T/R इंटू एरिया, है ना, और उसके बाद प्लेट कुछ 3D होगी ऐसे, तो इसका कुछ ना कुछ आपका सरफेस एरिया भी होगा जो वाटर के कॉन्टेक्ट में होगा। तो T/R प्रेशर डिफरेंस हो गया, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे कितना फोर्स चाहिए होगा, तो T/R इंटू एरिया हो जाएगा। अगर इस केस में मैं ऐसा ले लूं, इफ थीटा इज 0 और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट अगर D हो गया, तो R की जगह पे हम आपका D/2 ले सकते हैं, है ना, कि कॉन्टेक्ट एंगल अगर 0 डिग्री है तब तो आपको पता है परफेक्ट हाफ बन जाएगा ये, तो R की वैल्यू जो होगी वो D/2 हो जाएगी। तो उसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो फोर्स रिक्वायर्ड का फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा 2TA। दिस द फोर्स रिक्वायर्ड, है ना। और ये फोर्स इसलिए लार्ज होता है क्योंकि T एन एरिया तो कुछ होगा जो भी है, और D तो बहुत छोटा होता है ना। आप देखो एक ग्लास प्लेट है, बीच में आपने हल्का वाटर स्प्रिंकल किया और चिपका दिया, तो D इज वेरी स्मॉल, तो D बहुत छोटा होता है, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इसलिए आपकी लार्ज होती है ना। तो दिस मच फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट दिस टू ग्लास प्लेट्स, है ना। तो कैपिलरी में ये 5 पॉइंट आपको जानने होते हैं, इसको आप लिख लो। ठीक है, ये आपका गैस, राइट। तो ये आपकी सरफेस टेंशन की बेसिक थ्योरी थी, TA TL, है ना। और उसी को यूज करके बाकी सारी चीजें हमने पढ़ी, एक्सेस प्रेशर, है ना, मतलब अगर मैं सब चीजों को समराइज करूं तो फोर्स की वैल्यू आपकी TL हो गई,
सरफेस एनर्जी की वैल्यू आपकी TA हो गई, है ना, और इसी के बेसिस पे एक्सेस प्रेशर कितना होगा, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा एंड कैपिलरिटी क्या होगा, एंड कैपिलरिटी, है ना, इसी को हम डिस्कस करते हैं, राइट। आई विल शेयर नाउ फ्यू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑल दिस थ्योरीज, तो उसको आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, है ना, आप कर लोगे फटाफट, कोई टफ चीज थोड़ी है, बस एक एडिशनल फोर्स आ गया, उसी फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना। आई शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स, उसको ट्राई करो, और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगर आज नहीं कर पा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, लेकिन करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स, इसकी थ्योरी थोड़ी सी बड़ी थी। Okay, you can go for this question. मतलब आप फ्लैट जो लगाते थे उसकी जगह पे आपने कॉनिकल शेप का डिप कर दिया, तो कितना कैपिलरी राइज होगा।
हाँ, उदय, your answer is correct. हाँ, Aman Singh, your answer is correct. देखो, इस क्वेश्चंस को जब हम अटेंड करेंगे ना, तो कुछ नहीं है, सीधे फॉर्मूला यूज करना है आपको कि भाई कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला होता है वो 2t बाई रोजी इंटू कैपिटल आर होता है, ये वाला फॉर्म। इसमें कैपिटल आर जो होगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस हो जाएगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस हो जाएगा, है ना, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस हो जाएगा ये। इसको सीधे यूज कर लेंगे तो आपको पता 2t पर तो दिए हुआ है आपको एस, रोजी भी ठीक है, आर ही तो निकालना है आपने मेनली कि यहाँ पे जो मेनिस्कस बनेगा स्टॉप पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो सिंपल ज्योमेट्री से हो जाएगा वो कि आप थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके ऐसे बना लो, ये कोन का इस तरह से शेप है ना, और इसमें आपका कोई स्फेरिकल शेप का मेनिस्कस बन गया ऐसे, है ना, इस तरह से आपका कोई स्फेरिकल शेप का मेनिस्कस ऐसे बन गया लाइक दैट, है ना, कि इस तरह से आपका मेनिस्कस आपका फॉर्म हो गया, ठीक है नहीं। तो जब मेनिस्कस फॉर्म होगा तो आपको पता है कि जब इसको हम इस तरह से ले जाएंगे यहाँ पे, तो इसका एपेक्स एंगल इसने बोला हुआ अल्फा है, मतलब 20 से अगर मैं एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो इसका हाफ एंगल आपका अल्फा बाई 2 हो जाएगा, है ना, कि 20 से अगर एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये हाफ एंगल आपका अल्फा बाई 2 हो जाएगा, अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बाई 2, है ना। अब थोड़ा सा आपको रेडियस निकालना है। जब रेडियस मैं निकालूंगा तो आपको पता है रेडियस जो होगा ना इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये बड़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रेडियस का जो सरफेस होगा ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे, इस सरफेस के, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया कि जो भी कर्व बन रहा है यहाँ पे तो लिक्विड आ गया आपका, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ये है ना, तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि यहाँ से इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये आपका क्या हो गया बेसिकली आपका इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपने डिफाइन कर लिया इस तरह से। और एक ध्यान रखना कि यहाँ से अगर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, हाँ, कि जो टेंजेंट, हाँ सॉरी, टेंजेंट तो इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये दोनों एंगल क्या होंगे बेसिकली आपके डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया कॉन्टैक्ट एंगल के लिए, यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ कर दिया बेसिकली आपका एक टेंजेंट है ना, तो जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका जो एंगल होगा वो कॉन्टैक्ट एंगल हो जाएगा, थीटा हो गया, हाँ, ये वाला एंगल कितना हो गया बेसिकली आपका, इस तरह से आपका थीटा हो गया आपका एंगल, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसके बीच में एंगल जो होगा वो आपका थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि भाई पूरा एंगल ही तो मैं निकाल रहा हूँ कि बीच में ये एंगल जो फॉर्म होगा वो इस हॉरिजॉन्टल से कितना होगा। यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँ
तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना होगा ये तो निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि भाई ये जो लेंथ है, ये यहाँ पे जो रेडियस है वो बी के इक्वल है। यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है वो किसके इक्वल है, बेसिकली आपके बी के, है ना। तो बी और कैपिटल आर को आपको रिलेट करना है ना, कि आपको किसको रिलेट करना है, बेसिकली आपके बी और कैपिटल आर को। तो हम क्या करेंगे ना, एक परपेंडिकुलर हम इस कर्व के ऊपर ड्रॉ कर देंगे ऐसे, एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, लाइक दैट। अब आप एंगल डिफाइन कर लो, हाँ, कि भाई एंगल जैसे मैं डिफाइन करूंगा, आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होगा, है ना, कि ये वाला जो एंगल होगा ये तो आपका थीटा आ गया, है ना, ये वाला एंगल तो जो थीटा होगा तो ये थीटा एंगल हो गया, है ना, कि ये वाला जो एंगल होगा पूरा, सॉरी हॉरिजॉन्टल से, ये वाला नहीं, बल्कि यहाँ पे जो एंगल होगा ये वाला एंगल तो थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये हो गया, हॉरिजॉन्टल के ऊपर परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, एक्जेक्टली आपका थीटा हो गया। और जो बीच वाला ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आपका अल्फा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो बीच के जो टोटल एंगल होगा ना वो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये बस ज्योमेट्रिकली आपको वेरीफाई करना है कि कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा हो गया और ये एंगल कितना हो गया, एक्जेक्टली आपका अल्फा बाई 2, है ना, कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो गया, एक्जेक्टली आपका अल्फा बाई 2 हो गया। ये उल्टा तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो देखो जरा सा, क्योंकि बहुत स्मॉल स्पेस है। सही है सर, सही है। सही है ना, सही है ना, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 हो गया। तो यहाँ से कैपिटल आर का कंपोनेंट आ जाएगा, कैपिटल आर कॉस, है ना, थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू बी आ जाएगा, है ना, इक्वल टू क्या आ गया, एक्जेक्टली आपका बी आ गया। तो बी की जगह पे, आर की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, आर की जगह पे बी कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 आ गया। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जैसे आपने रेडियस निकाल लिया, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को सीधे उठा के यहाँ पुट कर दो, है ना, तो आपका जो आंसर आएगा मेरे ख्याल से डी विल मैच, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कर लिया, ठीक है। तो देखो जी एडवांस के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एज सच थोड़ा सा अगर ज्योमेट्रिकली हम ठीक कर लें तो अपना आ जाएगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें बहुत हैं अभी, और है ना, हम कर लेंगे। एक मिनट। ठीक है, ये आपका गैस। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, बाकी कल करेंगे। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
उदय, योर आंसर इज करेक्ट, सही बताया आपने। हर्ष, थोड़ा सा मिस्टेक है आपके आंसर में। सही, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है ना। देखो कुछ नहीं था आपका, ये कोई सोप की फिल्म बनी हुई है ऐसे, क्वांटल फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन है ऐसे, है ना। क्वांटल फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन है ना। इसमें क्या है ना, आपने कोई थ्रेड का लूप ऐसे प्लेस कर दिया, क्लोज लूप है किसी भी शेप का, ऐसे आपने थ्रेड का लूप प्लेस किया, है ना। ये आपका सोप सॉल्यूशन था। सोप सॉल्यूशन में 2 सरफेसेस होंगे, पहले क्वेश्चन के सामने आप लिख लो 2 सरफेसेस। तो क्या होगा ना, इसमें अभी तो जैसा शेप है वैसे ही रह जाएगा ये, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो अंदर की तरफ भी लग रहा होगा, क्योंकि सोप फिल्म अंदर भी है बाहर भी है, तो मतलब ये इस तरह से इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, कहीं भी हम कर ले लें ऐसे, है ना। तो हर जगह से अंदर बाहर वाले फोर्सेस इक्वली जो होंगे वो बैलेंस हो जाएंगे एक दूसरे से। फिर इसने बोला कि प्लेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ द लूप, है ना, लूप के फॉर्म प्लेस कर दिया। फिल्म इज पियर्स फ्रॉम इनसाइड द लूप, मतलब यहां से फिल्म को आपने पियर्स कर दिया, मतलब अंदर से फिल्म खत्म होगी, है ना। तो जैसे अंदर से फिल्म खत्म होगी ना, अब ये इसके ऊपर अंदर वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। कि इस तरह से अगर आपका लूप था तो अब अंदर में कोई फिल्म नहीं है, तो जो भी फोर्स लगेगा सिर्फ अब बाहर की तरफ लग जाएगा, है ना। कि इसके ऊपर जो फोर्स होगा, अंदर से तो पियर्स कर दिया आपने, तो जो भी फोर्स होगा सिर्फ बाहर की तरफ लगेगा। तो जब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये अपने खींचेगी ऐसे, और ये जो शेप होगा इसका वो आपका सर्कुलर बन जाएगा फिर, है ना। कि हर तरफ से अगर इक्वली खींचेगी तो शेप कैसा बन जाएगा इसका, बेसिकली आपका सर्कल, है ना। तो इस तरह से आपका सर्कुलर बन गया, है ना। और सर्कुलर बन गया, ऑब्वियसली बात है कि इसमें एक स्ट्रेचिंग फोर्स हर जगह पे लग जाएगा ऐसे, कि सरफेस टेंशन की वजह से एक आपका स्ट्रेचिंग फोर्स लग जाएगा, है ना। कि स्ट्रेचिंग यहाँ पे क्या लग जाएगा, बेसिकली आपका फोर्स लग जाएगा। और इस स्ट्रेचिंग फोर्स की वजह से इसमें टेंशन कितना थ्रेड में जनरेट होगी वो पूछ रहा है। ये पहले तो लूज थी, तब तो टेंशन 0 था, अब अंदर से आपने पियर्स किया तो सिर्फ फोर्स बाहर वाले प्रेजेंट है, तो उसको खींच खींच के इसने सर्कुलर बना दिया। और अगर बिना सर्कुलर रूप ऑफ रेडियस अगर आर हो गया तो अब इसमें टेंशन कितना होगा। तो देखो टेंशन का एक तो मेथड है कि एकदम फंडामेंटली हम सॉल्व करें, जैसे हर केस में करते हैं। कि फंडामेंटल सॉल्व करने का मतलब है कि एक आप एलिमेंट ले लोगे यहाँ पे इस तरह से, है ना। कि यहाँ पे आप एक क्या ले लोगे, बेसिकली आपका एलिमेंट ले लोगे इस तरह से। अगर कोई बन गया ऐसे तो आप यहाँ पे किस तरह से एलिमेंट ले लोगे छोटा सा,
तो टेंशन निकालना है ना, पूरे को सिस्टम लेके तो होगा नहीं। और इस एलिमेंट का हाफ एंगल कुछ आप बहुत छोटा सा हाफ एंगल होगा, इस एलिमेंट का हाफ एंगल हम डी थीटा ले लेते हैं, है ना। तो आपको पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, और टेंशन जो लग रहा होगा वैसे लग रहा होगा। तो टी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, है ना। जो अंदर की तरफ टी के कंपोनेंट होंगे वो आपके हो जाएंगे 2t डी साइन डी थीटा, है ना, के अंदर की तरफ जो टेंशन होंगे, और ये सरफेस टेंशन वाले फोर्स को बैलेंस कर लेंगे, है ना, कि सरफेस टेंशन वाला फोर्स जो होगा टी इंटू लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा r2 डी थीटा, है ना, कि लेंथ ऑफ द आर्क की वैल्यू जो होगी वो t इंटू r2 डी थीटा हो जाएगी, है ना। लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, क्योंकि अब इसमें दो सरफेस होंगे ना, तो इस 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, है ना। याद रखने की भाई टी तो है और लेंथ ऑफ द आर्क r इंटू 2 डी थीटा होता ही है, रेडियस इंटू एंगल, लेकिन चूंकि अब इसमें दो सरफेस होंगे, है ना, कि ये इसने फिल्म हॉरिजॉन्टल फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन, ये फिल्म है आपकी, मतलब ऊपर नीचे दोनों सरफेस हैं इसके, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको ये बैलेंस कर लेगा, ये आपको हो जाएगा टी आर डू डी थीटा इंटू 2। जैसे हम ऐसा करते हैं कि भाई कोई अगर चार्ज थ्रेड है तो सेंटर में चार्ज रख देंगे तो कितना टेंशन इंक्रीज होगा, वही चीज है कि 2t डी साइन थीटा जो होगा, है ना, कि जो टी दोनों तरफ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल अंदर की तरफ आ गया ऐसे, इसको ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। तो इससे सॉल्व करके आप देखो स्मॉल एंगल है तो 2d थीटा, और ये चीज तो कैंसिल ही हो गई। तो यहाँ से सरफेस टेंशन, आप टेंशन इसको तो कुछ अलग ले लो, टेंशन ये टी डैश है, क्योंकि सरफेस टेंशन के लिए भी टी यूज किया हमने, तो 2d डैश हो गया, यहाँ से डी डैश की वैल्यू आ गई, टी डैश की वैल्यू 2RT होगी, है ना, कि इसमें जो टेंशन डेवलप होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2RT, है ना। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है ना। इसका शॉर्टकट क्या होता है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस में ना टेंशन आपको निकालना होगा, तो इसको हम लिख देते हैं, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी टोटल फोर्स अपॉन टोटल एंगल इन ऑल केसेस। वैसे ये भी ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो हम करते आ रहे हैं, इसकी यूजुअल प्रैक्टिस में होता है हमारे। टोटल फोर्स अपॉन टोटल रेडियस, टोटल फोर्स का मतलब वो वेक्टर सम नहीं, सिंपल स्केलर सम, कि हर एलिमेंट पे अगर इस तरह से फोर्स लग रहा है तो ये जो सारे फोर्सेस का सम होगा वो कितना हो जाएगा, स्केलर सम, है ना। तो जो स्केलर सम ऑफ द फोर्सेस जो हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा T इंटू 2πr इंटू 2, क्योंकि दोनों तरफ लग रहा था भाई, टी की वजह से जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा वो आपका टी इंटू पूरे 2πr लेंथ में लग जाएगा, स्केलर सम हम ले रहे हैं तो, और दो सरफेस तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई टोटल एंगल 2π, तो ये 2π कैंसिल हो गया, टेंशन की वैल्यू आपकी 2RT आ जाएगी, है ना, टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्चुअली आपकी 2RT आ जाएगी। तो उससे भी कर सकते हैं, है ना, ये भी ट्रू होता है हमेशा ही, कि टोटल फोर्स जो हम लेंगे स्केलर सम लेके, क्योंकि वेक्टर सम तो सबका कैंसिल हो जाएगा, तो स्केलर सम लेके भी हम 2RT निकाल सकते हैं हर केस में। जैसे मैंने बोला ये कोई थ्रेड है ना, इस थ्रेड के ऊपर चार्ज पॉइंट लेंथ सपोज लैम्डा है, सेंटर पे अगर एक Q चार्ज रख दिया, है ना, तो कितना टेंशन डेवलप हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, हर पोर्शन को रिपेल करेगा, है ना, तो हर पोर्शन को रिपेल करेगा तो इसमें टेंशन कितना डेवलप होगा। तो टोटल फोर्स ले लो आप, Q इंटू लैम्डा इंटू 2πr बाई 2π, 2π कैंसिल, Q लैम्डा r विल बी द टेंशन, है ना, कि भाई Q को जो टोटल चार्ज है इससे मल्टीप्लाई कर दो, आप स्केलर सम लेना है तो लैम्डा इंटू 2πr हो गया बाई टोटल एंगल हो गया, तो Q लैम्डा r आपका इसके ऊपर टेंशन डेवलप हो जाएगा। हम तो कह सकते हैं ऐसे वैसे ये ठीक है, कंसेप्चुअली तो यही यूज होता है ना। तो ये शॉर्टकट्स वगैरह एक लिमिटेड केस में चलते हैं, हमेशा तो नहीं चलते हैं वो, ठीक है ना, क्या करेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतनी काफी है। तो एरोडो की आप एक लिस्ट में दे रहा हूँ, है ना, कौन से क्वेश्चंस आपको एरोडो के अटेम्प्ट करने हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 160 to 184 अटेम्प्ट करना फ्रॉम एरोडो, है ना, तो आप अटेम्प्ट कर लेना। दीज ऑल क्वेश्चंस ऑफ द सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस हैं ये, है ना।
सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी के क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।